हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे आपके मॉड्यूल ई इथिक्स के बारे में। मॉड्यूल ई इथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में इथिक्स का क्या उपयोग है। इथिक्स अर्थात नीति शास्त्र, नैतिकता, ये बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में आज डिटेल में हम इसमें पढ़ेंगे। इथिक्स, बिजनेस इथिक्स एंड बैंकिंग एंड इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव। दोस्तों क्या है, नैतिकता और व्यापार नीति शास्त्र और बैंकिंग क्या है, एक एकीकृत परिप्रेक्ष्य है। इथिक्स इज सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस दैट इज रिलेटेड विद मॉरल प्रिंसिपल्स एंड सोशल वैल्यूज। नैतिकता सामाजिक विज्ञान का क्या है, एक विषय है जो नैतिक सिद्धांतों और सामाजिक मूल्यों से संबंधित है। इथिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद वैल्यूज रिलेटिंग टू ह्यूमन कंडक्ट। जो किसके साथ डील करता है, जो मानवीय आचरण से संबंधित होते हैं, उन मूल्यों के साथ डील करता है। स्पेशली दैट ह्यूमन कंडक्ट that deals with the rightness and wrongness of certain action and goodness and badness of the motives and outcomes of such actions। विशेष रूप से यह किससे संबंधित है, विशेष रूप से यह मानव आचरण जो किसी कार्य को करने में शुद्धता या जो भी गलतियाँ या फिर अच्छाई और बुराई जो परिणाम होते हैं, ऐसे कार्यों से ये संबंधित है। Ethics is the study of right and wrong, the moral choices people make and the way in which they seek to justify them। तो दोस्तों नैतिकता क्या है, नैतिकता सही गलत का एक अध्ययन है, जिसमें दोस्तों क्या होता है, जिसके जरिए वो क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं उन्हें। जैसे कि अगर आप किसी भी जस्टिफाई करेंगे तो उसमें इथिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। इथिक्स इन्वॉल्व्स जजमेंट एज टू गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग एंड व्हाट आउट टू बी। तो दोस्तों इसमें कौन सा जजमेंट शामिल है, इसमें जो निर्णय जो इसमें शामिल किया जाता है वो जैसे कि नैतिकता में अच्छे और बुरे, सही गलत, ये क्या सही है क्या गलत है, वो सब इसमें क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। ये सब का न्याय करने में आसानी रहती है इससे। इथिक्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मोरल्स विच आर rules or duties that govern our behavior as person to person, such as do not tell, lie, or do not hurt another person, and values which are ends or goals sought by individuals such as health or happiness। तो फिर दोस्तों क्या होता है, इथिक्स को मॉरल्स नैतिक रूप से ही इसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, जो कि क्या होता है, नियम और कर्तव्य है जो हमारे व्यवहार को व्यक्तियों के रूप में नियंत्रित करते हैं। जैसे कि इसमें आपको स्पेशली बोला जाता है कि डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो, डू नॉट हर्ट अदर पीपल, दूसरे व्यक्ति को चोट न पहुंचाए। और जो इसके वैल्यूज होती है जो कि किसी इंडिविजुअल द्वारा सॉर्ट की जाती है, जैसे कि आप मान के चलिए जैसे किसी का स्वास्थ्य है या खुशी। इथिकल थ्योरीज में भी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंटलिस्ट एंड डिएंटोलॉजिकल। तो कौन कौन से इसमें, परिणामवादी और निर्विवाद। द डिस्टिंक्शन बिटवीन टू थ्योरीज इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द वे दैट डिफाइन द वेरी सेंस ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ morality। For instance, consequentialist theories determine the ethics of an act by looking to consequences of decision, the ends, while deontological theories determine the ethics of an act by looking to very sense of duty and process of the decision, the mean। तो इसमें दोस्तों क्या है, दो दो श्रेणियों में इसको बांटा गया है, परिणाम और निर्विवाद। एग्जाम्पल के लिए क्या मान के चलिए, दोस्तों इसमें क्या है, इथिकल जो थ्योरी है उसको दो भागों में बांटा गया है, कॉन्सिक्वेंटलिस्ट और डिएंटोलॉजिकल, यानी कि परिणामवादी और निर्विवाद।
या इनके बीच में जो कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी कि जो इनके बीच में जो अंतर है वो किस बेस पे है आपका, ये एक दूसरे के उद्देश्य और सिद्धांतों को परिभाषित करने के एक तरीके पर आधारित है। इसके परिणाम स्वरूप क्या करते हैं, परिणामवादी सिद्धांत में निर्णय के परिणामों को देखकर एक अधिनियम की नैतिकता का अध्ययन करते हैं, जबकि निर्विवाद सिद्धांत में आपके कर्तव्य की भावना और निर्णय की प्रक्रिया साधन को देखकर अधिनियम की व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों क्या है, परिणामवाद में आपके परिणामों के अंतर में एक अधिनियम की नैतिकता का निर्धारण करते हैं और निर्विवाद सिद्धांत में आपकी कर्तव्य की भावना का निर्धारण करते हैं। कॉन्सिक्वेंटलिस्ट इथिकल सिस्टम, द की पॉइंट्स विच एक्चुअली बिल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्सिक्वेंटलिस्ट इथिकल सिस्टम्स आर एज, कौन कौन से है ये आपके, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म, टाइप्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, एक्ट बेस्ड, रूल बेस्ड एंड प्रेफरेंस बेस्ड, क्वांटिटिव नोशन ऑफ प्लेजर यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत। साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म, आपके मनोवैज्ञानिक प्रेमवाद या सुखवाद। और आपके टाइप्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म आपके किस बेस्ड है, एक्ट बेस्ड, रूल बेस्ड एंड प्रेफरेंस बेस्ड। अधिनियम आधारित, नियम आधारित और वरीयता आधारित। क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव नोशन ऑफ प्लेजर यूटिलिटी, गुणात्मक धारणा। क्वांटिटिव आपकी संख्यात्मक और क्वालिटेटिव आपकी गुणात्मक धारणा। यूटिलिटेरियनिज्म आपका क्या है, उपयोगवादिता क्या 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 कहता है आपका, उपयोगवादिता आपका क्या कहता है, बेस्ड ऑन द यूटिलिटेरियन अकाउंट वी कैन एक्सट्रैक्ट सम इम्पोर्टेंट फीचर्स फॉर अ स्टैंड पॉइंट्स एट फॉलोअप्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं आपके, एन एथिकल प्रिंसिपल शुड बी प्रैक्टिकल एज वेल एज इट शुड टेक द ह्यूमन नेचर कंडीशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज इन द अकाउंट ऑफ मोरलिटी। इसमें आपका क्या है दोस्तों, एक नैतिक सिद्धांत क्या है आपका, व्यवहारिक बेस होना चाहिए और साथ ही या नैतिकता के मानव स्वभाव, स्थिति और परिणामों को भी इसमें मेंशन होना चाहिए। एंड एथिकल प्रिंसिपल शुड वर्क फॉर द जनरल मैक्सिमाइजेशन ऑफ गुड। एक नैतिक सिद्धांत दोस्तों क्या होता है, अधिकतमकरण के लिए काम करना चाहिए। एंड एथिकल प्रिंसिपल शुड गिव इम्पोर्टेंस टू क्वालिटी ऑफ गुड्स एज वेल एज इट शुड टेक रूल्स एंड प्रेफरेंसेज इन द अकाउंट ऑफ मोरलिटी। इसमें दोस्तों क्या है, एक नैतिक सिद्धांत को अच्छी गुणवत्ता के साथ साथ नैतिकता के मामले में नियम और प्राथमिकताएं भी होनी चाहिए। डिओन्टोलॉजिकल एथिकल सिस्टम, आपका बंधन कारक नैतिक सिद्धांत क्या कहता है, द की पॉइंट्स विच एक्चुअली बिल्ड द स्ट्रक्चर डिओन्टोलॉजिकल या कांतिवाद आपका, और कौन कौन से मेन की फीचर्स हैं इसके, रीजन आपके इसमें कौन कौन से रीजन आपके, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल रीजन, सैद्धांतिक और व्यवहारिक कारण, एप्रियोरिटी आपकी क्या है इसमें, क्षमावाद में, नेसेसिटी एंड यूनिवर्सिटी, आवश्यकता और सार्वभौमिकता, इम्परेटिव आपकी इम्परेटिव में क्या है आपका, कैटेगोरिकल एंड हाइपोथेटिकल सुप्रीम मोरल प्रिंसिपल, श्रेणीबद्ध और हाइपोथेटिकल सर्वोच्च नैतिक सिद्धांत। गुडविल में क्या है आपका, अच्छी आदतों में, ड्यूटी एंड इंक्लिनेशन, कर्तव्य और झुकाव, फिनोमिनल वर्ड एंड नॉमिनल वर्ड, कांतियनिज्म आपका क्या कहता है, बेस्ड ऑन द कैंटियन अकाउंट वी कैन एक्सट्रैक्ट सम इम्पोर्टेंट फीचर्स फॉर अ स्टैंड पॉइंट एज फॉलोअप्स। आपके कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, एन एथिकल प्रिंसिपल शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड रेशनल रीजंस। एक नैतिक सिद्धांत आपके उद्देश्य और तर्क संगत कारणों पर आधारित होना चाहिए। एन एथिकल प्रिंसिपल शुड प्रोवाइड फ्रीडम टू एजेंट टू परफॉर्म द एक्शंस। नैतिक सिद्धांत आपके प्रदर्शन करने के लिए, एजेंट के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए प्राप्त होना चाहिए। एन एथिकल प्रिंसिपल शुड ट्रीट ह्यूमैनिटी, सोसाइटी एज वेल एज एनवायरनमेंट एज एंड्स इन देमसेल्व्स। नैतिक सिद्धांत आपके मानवता, समाज के साथ साथ पर्यावरण को स्वयं में समाप्त करने में सक्षम होना चाहिए।
बिजनेस एथिक्स, व्यापार में नैतिकता आपका क्या है इसमें? बिजनेस एथिक्स कैन बी termed as a study of proper business policies and practices regarding potentially controversial issues such as corporate governance, insider trading, bribery, discrimination, corporate social responsibility and fiduciary responsibilities। बिजनेस एथिक्स में आपका एक उचित व्यावहारिक नीतियों और संभावित विवादास्पद मुद्दों जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इनसाइडर ट्रेडिंग, रिश्वत, भेदभाव, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इस तरह की जिम्मेदारी के रूप में कहा जा सकता है। Businesses must abide by some basic principles. It should provide quality goods and services at reasonable price to their consumers. It may also avoid alteration, misleading advertisements and other unfair malpractices। व्यवसाय को कुछ बुनियादी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इसमें आपके यह उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्वक सामान और सेवाएं प्रदान करें और इसमें मिलावट, भ्रामक विज्ञापन और अन्य अनुचित कुप्रथाओं से भी बचना चाहिए। A business must also perform other duties such as distributing fair wages, providing good working condition and not exploiting the workers, encouraging competition etc। एक व्यवसाय को अन्य कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए, जैसे कि उचित मजदूरी वितरित करना, अच्छी कार्य स्थिति प्रदान करना, श्रमिकों का शोषण न करना और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना इत्यादि इसके बिजनेस एथिक्स डेफिनेशन। बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन क्या है आपकी? व्यापार नीति शास्त्र की जो परिभाषा है, देयर आर मैनी डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस एथिक्स बट द सम वंस गिवन बाय एंड क्रेन। एक किसके द्वारा दी गई है आपकी? एंड्रू केन के द्वारा, और दूसरी दी गई है आपके रेमंड सी बॉमहार्ट द्वारा, जो कि क्या कहती है आपकी? अकॉर्डिंग टू क्रेन के सिद्धांत के अनुसार क्या है? बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशन, एक्टिविटीज एंड डिसीजंस वेयर इशूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेसेस। व्यावसायिक नैतिकता व्यावसायिक स्थितियों, गतिविधियों और निर्णयों का अध्ययन है जहां सही और गलत के मुद्दों को संबोधित किया जाता है। बॉमहार्ट के सिद्धांत के अनुसार क्या है? द एथिक्स ऑफ बिजनेस इज द एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। द बिजनेसमैन मस्ट प्रॉमिस दैट ही विल नॉट हार्म नोइंगली। बॉमहार्ट के अनुसार क्या है? व्यवसाय की नैतिकता जिम्मेदारी की नैतिकता है। व्यवसायी को यह वादा करना चाहिए कि वह जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बिजनेस एथिक्स कॉर्पोरेट एथिक्स आर practically concerned with the entire gamut of functions of an organization which scrutinize and sets the codes related to the moral ethical principle to define the solution to the problems faced by an employee in the specific and organization in general। व्यवसायिक सिद्धांत या कॉर्पोरेट नैतिकता आपकी व्यावहारिक रूप से एक संगठन के कार्यों के रूप में कार्य करती है, जो कि विशिष्ट और संगठन में कर्मचारियों द्वारा समस्याओं का समाधान खोजने के लिए नैतिक और सिद्धांत से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है। बिजनेस एथिक्स में आपका क्या है? व्यापारिक या कॉर्पोरेट नैतिकता व्यावहारिक रूप से एक संगठन के कार्यों से संबंधित जो समस्या आती है उनको स्क्रूटिनाइज यानी कि समस्याओं के समाधान को खोजने में समस्या कौन कौन सी है आपकी? जैसे कि नैतिक सिद्धांत से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको स्क्रूटिनाइज और सेट्स ऑफ कोड, इस तरह आपका ये बिजनेस एथिक्स में बताया गया है। बिजनेस एथिक्स आर रिलेटेड टू बिजनेस एथिक्स आपके किससे संबंधित है? मॉरली राइट्स एंड रॉन्ग बिहेवियर, नैतिक रूप से सही और गलत व्यवहार। इन द बिजनेस कंसेस्ट, व्यवसाय के संदर्भ में, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑफ फेयरनेस, जस्टिस एंड इक्वलिटी, निष्पक्षता, न्याय और इक्विटी के संबंधित प्रश्न आपके। दैट विच इंक्वायर एप्लीकेशन ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स बाय पर्सन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन।
संगठनों में व्यक्तियों द्वारा नैतिक मानकों के आवेदन की आवश्यकता। द मॉरल स्टैंडर्ड्स दैट आर नॉट सेपरेट बट ड्राइव्ड फ्रॉम सोसाइटी। नैतिक मानक जो अलग नहीं है लेकिन समाज से प्राप्त हुए हैं। फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स की क्या क्या विशेषताएं हैं? देयर आर 8 मेजर फीचर्स। इसके जो 8 इसकी मेन विशेषताएं हैं। कोड ऑफ कंडक्ट्स अर्थात आचार संहिता। बिजनेस एथिक्स इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ कोड्स ऑफ कंडक्ट इज लेट्स अस know what to do and what not to do. Business must follow this code of conduct. आचार संहिता में आपका क्या है? व्यवहारिक नैतिकता वास्तव में एक आचार संहिता के रूप में काम करती है। इसमें हमें यह पता चलता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कार्यवाहियों को इस आचार संहिता का पालन करना चाहिए। बेस्ड ऑन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज। नैतिक और सामाजिक मूल्यों पर आधारित। Business ethics is a subject that is based on moral and social values. It offers some moral and social principles for conducting a business. व्यावसायिक नैतिकता एक तरह का विषय है जो नैतिक और सामाजिक मूल्यों पर आधारित है। एक व्यवसाय संचालित करने के लिए कुछ नैतिक और सामाजिक सिद्धांत इसमें प्रदान किए गए हैं। प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स। सामाजिक समूहों को संरक्षण। Business ethics protects various social groups including consumers, employees, small business person, government, shareholders, creditors, etc. व्यावसायिक नैतिकता में आपके विभिन्न सामाजिक समूहों की रक्षा करती है जिसमें उपभोक्ता, कर्मचारी, छोटे व्यवसायी, सरकार, शेयरधारक, लेनदार आदि शामिल हैं। ऑफर्स अ बेसिक फ्रेमवर्क। एक बुनियादी ढांचा प्रदान करना। बिजनेस एथिक्स इज द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर डूइंग बिजनेस properly. It constructs the social, cultural, legal, economical and other limits in which a business must operate. व्यवसाय नैतिकता व्यापार को ठीक करने के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करती है। यह सामाजिक, सांस्कृतिक, कानूनी, आर्थिक और अन्य सीमाओं का निर्माण करता है जिसमें एक व्यापार को संचालित करना चाहिए। वॉलंटरी आपकी स्वैच्छिक में आपका क्या है? स्वैच्छिक कहता है आपका। बिजनेस एथिक्स इज मीन्ट टू बी वॉलंटरी। इट शुड बी सेल्फ प्रैक्टिस एंड मस्ट नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। व्यावसायिक नैतिकता स्वैच्छिक करने के लिए है। यह स्वाभ्यास होना चाहिए और कानून द्वारा लागू नहीं होना चाहिए। रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस। शिक्षा और मार्गदर्शन की आवश्यकता। Businessmen should get proper education and guidance about business ethics. Trade associations and chambers of commerce should be active enough in this matter. व्यवसायियों को व्यावसायिक शिक्षा के बारे में उचित शिक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिए। व्यापार संगठन और वाणिज्य मंडलों को इस मामले में पर्याप्त सक्रिय होना चाहिए। रिलेटिव टर्म्स। इससे सापेक्ष जो टर्म्स हैं वो कौन कौन सी है? बिजनेस एथिक्स इज ए रिलेटिव टर्म। इट चेंजेज फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर एंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। व्यावसायिक नैतिकता एक रिश्तेदार जैसा एक शब्द है। यह एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय और एक देश से दूसरे देश में परिवर्तित होता है। न्यू कंसेप्ट, नई अवधारणा। Business ethics is a relatively newer concept. Developed countries have more exposure to business ethics, while poor and developing countries are relatively backward in applying the principles of business ethics. व्यावसायिक नैतिकता एक अपेक्षाकृत नई अवधारणा है। विकसित देशों में व्यावसायिक नैतिकता के लिए अधिक जोखिम है जबकि गरीब और विकासशील देश व्यावसायिक नैतिकता के सिद्धांतों को लागू करने में अपेक्षाकृत पिछड़े हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के आपके सिद्धांत। द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स आर रिलेटेड टू सोशल ग्रुप्स दैट कंप्राइज ऑफ कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर एंड सोशल कम्युनिटी। द इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स आर फॉलोअप्स। व्यावसायिक नैतिकता के सिद्धांत आपके सामाजिक समूह से संबंधित है जिसमें आपके उपभोक्ता, कर्मचारी, निवेशक और स्थानीय समुदाय शामिल हैं। इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं?
पहला है डिग्निटी, थर्ड गौरव या गरिमा या मर्यादा। ट्रीट ईच अदर विद रिस्पेक्ट, courtesy is major element of dignity, business professional respect and courtesy objectives should not be only profit making but also customers interest। इसे दोस्तों क्या है, सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, शिष्टाचार गरिमा का प्रमुख ध्यान रखें, और जो व्यवसाय में आपके सम्मान और शिष्टता का व्यवहार करें। इसका मेन उद्देश्य ना सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए होना चाहिए, बल्कि इसमें आपको कस्टमर की रुचि भी देखनी चाहिए। फेयरनेस, शिष्टता, इन दिस प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स एक्शन प्रोसेस कॉन्सिक्वेंसेस शुड बी मॉरली राइट, ऑनरेबल, इक्विटेबल। नैतिकता के सिद्धांत में कार्य प्रक्रिया परिणाम नैतिक रूप से सही होना चाहिए, यह मानवीय और न्याय संगत होना चाहिए। आपकी जो फेयरनेस है उसमें आपके 3 पार्ट्स हैं। इसमें कौन सा है, आपकी सिंपल इक्विटी। सिंपल इक्विटी यानी कि सरल समानता। इसमें क्या होता है, आपको सभी को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। कॉमर्शियल इक्विटी, वाणिज्यिक समानता। इसमें पीपल गेट शेयर अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन, लोगों को उनके योगदान के अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए। सोशलिस्ट मॉडल, समाजवादी मॉडल क्या है, इसमें लोगों को ज़रूरत के हिसाब से हिस्सा मिलना चाहिए। पीपल गेट शेयर अकॉर्डिंग टू नीड। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ट्रस्टफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्टी इन बिजनेस प्रैक्टिस ऑलवेज रिवार्ड्स द बिजनेस बिकॉज ऑनेस्टी क्रिएट्स ट्रस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, कस्टमर एंड स्टेक होल्डर्स। भरोसेमंद और सीधे तौर पे, अर्थात हमें बिजनेस में भरोसेमंद और स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यवहार करना चाहिए, अर्थात सीधे सीधे जो भी है टर्म एंड कंडीशन सीधा कस्टमर को हमें देना चाहिए। व्यावसायिक व्यवहार में ईमानदारी हमेशा व्यवसाय को पुरस्कृत करती है, क्योंकि ईमानदारी आपके कर्मचारियों, ग्राहकों और हितधारक का विश्वास पैदा करती है। ओपननेस, खुलापन। वी शुड नॉट कंसील फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर एंड कस्टमर्स अबाउट द financial and other important decision of the company, and not possible for a firm company to reveal vital information that should give the reason। हमें क्या है, अपने शेयर होल्डर, इन्वेस्टर और जो कस्टमर हैं उनसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम फर्म और कंपनी के जो कि किसी को उजागर नहीं कर सकते, तो उनके पीछे का रीज़न भी हमें अपने शेयर होल्डर, इन्वेस्टर और कस्टमर को बताना चाहिए। रेपुटेशन एंड गुडविल। रेपुटेशन एंड गुडविल में आपका क्या है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट्स ऑफ ए बिजनेस कंपनी, फर्म शुड वर्क ऑन बिल्डिंग रेपुटेशन इन द मार्केट। एक किसी बैंकिंग या किसी कंपनी की जो रेपुटेशन या गुडविल है वही उस कंपनी का सबसे क्या है, मेन एसेट्स है, जो कि उसको मार्केट में अपना बिजनेस डेवलप करने में मदद करती है। यदि किसी कंपनी या बैंक की रेपुटेशन अच्छा नहीं है तो उस पर कस्टमर और शेयर होल्डर जल्दी आपका विश्वास नहीं करते, तो उसको अगर मार्केट में अपना बिजनेस डेवलप करना है तो उसे रेपुटेशन और गुडविल अपनी बनाए रखना चाहिए। प्रूडेंस। प्रूडेंस में आपका क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू मेक राइट डिसीजन विच कम्स फ्रॉम नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। यह सही निर्णय लेने के लिए व्यवसाय की एक क्षमता है जो कि ज्ञान और अनुभव से आती है। कंसर्न फॉर अदर्स। कंसर्न फॉर अदर्स में क्या है आपका, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एवरी बिजनेस टेक बर्थ ग्रोथ सर्वाइव्स सोसाइटी। इसमें दोस्तों आपका क्या है कि कोई भी जो बिजनेस है वो आपके समाज में ही पनपता है और समाज के लिए ही वो कार्य करता है, तो हमें दूसरों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। जैसे कि कोई बिजनेस अगर समाज में ही आपका पनपता है और समाज में ही वो सरवाइव करता है, तो उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे कि किसी कोई गवर्नमेंट कहती है कि आपको इतना % हिस्सा आपको एक चैरिटी के तौर पे या आपको सोशल एक्टिविटीज़ में लगाना चाहिए, तो वो उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। फॉलो वुडरॉप विल्सन्स रूल्स। देयर आर 4 important principles of business ethics. These 4 rules are follows। वुडरॉप विल्सन के अनुसार 4 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है बिजनेस एथिक्स में, वो आपके कौन कौन से है,
रूल ऑफ पब्लिसिटी, प्रचार का नियम। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द बिजनेस मस्ट टेल द पीपल क्लियरली व्हाट इट स्टैंड्स टू डू। इसमें इस सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय को लोगों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वह क्या करना चाहता है। रूल ऑफ इक्विवेलेंट प्राइस, बराबर मूल्य का नियम। द कस्टमर शुड गेट प्रॉपर वैल्यू ऑफ देयर मनी। लो स्टैंडर्ड, आउटडेटेड एंड इंफीरियर गुड्स शुड नॉट बी सोल्ड एट हाई प्राइसेस। ग्राहक अपने पैसे के लिए उचित मूल्य ग्राहक को अपने पैसे के लिए उचित मूल्य मिलना चाहिए। मानक से नीचे या पुराने या खराब माल को उचित कीमत पे नहीं बेचना चाहिए। रूल ऑफ कॉन्साइंस इन बिजनेस, कारोबार में विवेक का नियम। द बिजनेस पर्सन्स मस्ट हैव कंसाइंस वाइल डूइंग बिजनेस, दैट इज अ मोरल सेंसेस ऑफ जजिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। व्यावसायिक विवेक में आपके व्यावसायिक विवेक जबकि व्यापार करने पहचानने की यानी एक मनोबल की एक भावना है जो कि क्या सही है या क्या गलत है डिसाइड करने में मदद करती है। रूल ऑफ स्पिरिट ऑफ सर्विस, सेवा भावना का नियम। द बिजनेस मस्ट गिव इम्पोर्टेंस टू द सर्विस मोटिव, व्यवसाय को सेवा के उद्देश्य को महत्व देना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, अनैतिक व्यापार प्रथाओं का उदाहरण सत्यम कंप्यूटर है आपका, और आप इसमें जो सत्यम का घोटाला हुआ इसके बारे में पूरा बताया गया है। इसमें दोस्तों क्या है आपका, सत्यम कंप्यूटर्स एक वैश्विक आईटी कंपनी थी जो फर्जी वित्तीय गतिविधियों में शामिल कंपनियों की एक कुख्यात सूची में, अर्थात जो घोटाला हुआ है सत्यम का, तो उसमें क्या था दोस्तों, एक सूची में एनरॉन, वर्ल्डकॉम, परमाल, एलोड एलाइस, आयरिस, बिग्रेंस और किडर पॉवर्टी ऐसे नाम इस शामिल हैं इस कुख्यात सूची में। सत्यम के सीईओ रामलिंग राजू ने एक व्यापक लेखांकन व्यवस्था में भूमिका स्वीकार की जिसने कंपनी के शुद्ध राजस्व और लाभ को पार कर लिया था। कंपनी ने लगभग $1.04 $1.04 बिलियन के नकद आरक्षित की रिपोर्ट की थी जो वास्तव में केवल किताबों में मौजूद थी लेकिन वास्तव में नहीं है, ने धोखाधड़ी की प्रवृत्ति को दिखाया। उन्होंने कहा कि वास्तविक परिचालन मुनाफे और खातों की किताबों में परिलक्षित लोगों के बीच एक मामूली अंतर के रूप में जो शुरू हुआ है वो वर्षों तक बढ़ता रहा। यह असहनीय अनुपात प्राप्त कर चुका है। और इथिक्स एट इंडिविजुअल लेवल, व्यक्तिगत स्तर पर नैतिकता। इथिक्स इज द साइंस ऑफ मोरल्स, इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद ह्यूमन कैरेक्टर एंड कंडक्ट्स। इट इज treatise on moral distinguish between right and wrong. The ethical conduct conform with what a group or a society consider right behavior. It is set of moral choices, rules and codes of conduct that govern behavior. नैतिकता का एक विज्ञान है। यह दर्शन की वह शाखा है जो मानवीय चरित्र और आचरण से संबंधित है। यह सही और गलत के बीच प्रतिष्ठित नैतिकता पर एक संधि है। नैतिक आचरण इस बात की पुष्टि करता है कि कोई समूह या समाज सही व्यवहार करता है या नहीं। यह नैतिक विकल्पों, नियमों और आचार संहिता का एक समूह है जो व्यवहार को नियंत्रित करता है। Theoretical ethics, sometimes called normative ethics, is about discovering and delineating right from wrong. It is the consideration of how we develop the rules or principles or norms used to judge and guide meaningful decision making. Theoretical ethics is supremely intellectual in character and being a branch of philosophy. It also rational in nature. Theoretical ethics is the rational reflection on what is right, what is wrong, what is just and what is. सैद्धांतिक नैतिकता, जिसे कभी कभी मानक नैतिकता भी कहा जाता है, गलत के बारे में सही ढंग से खोज और परिमार्जन करने के बारे में है। यह विचार है कि नियमों और सिद्धांतों या मानदंडों को कैसे विकसित करते हैं और सार्थक निर्णय का मार्गदर्शन करते हैं। सैद्धांतिक नैतिकता चरित्र में सर्वोच्च बौद्धिक है और दर्शन की एक शाखा होने के नाते प्रकृति में भी तर्कसंगत है। सैद्धांतिक नैतिकता तर्कसंगत
प्रतिबिंब पर क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या सही है, ये सब डिसाइड करता है। अनजस्ट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बिजनेस इथिक्स ऑल्सो कॉर्पोरेट इथिक्स इज ए form of applied ethics or professional ethics that examine ethical principle and moral of ethical problems that arise in a business environment. It applies to all aspects of business conduct and it is relevant to the conduct of individual and entire organization. अन्यायपूर्ण मानव व्यवहार के संबंध में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और व्यावसायिक नैतिकता या कॉर्पोरेट नैतिकता लागू नैतिकता या पेशेवर नैतिकता का एक रूप है। नैतिक सिद्धांतों और नैतिक समस्याओं की जांच करती है जो एक व्यावसायिक वातावरण में उत्पन्न होती है। यह व्यावसायिक आचरण के सभी पहलुओं पर लागू होता है और व्यक्तियों और पूरे संगठनों के आचरण के लिए प्रासंगिक है। नॉर्म्स, इनके मानदंड कौन कौन से हैं? नॉर्म्स आर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉपर बिहेवियर, नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट बिहेवियर। नॉर्म्स आर द वेज एंड इंडिविजुअल expects all the people to act in a given situation. They are inconsistent and universal. Norms are not published, may not be beyond and cannot be enforced except by sanction of a group who use penalties and as disapproval और exclusion। इसमें क्या है आपका मानदंड उचित व्यवहार की अपेक्षा। इसमें क्या होता है आपका मानदंड एक उचित व्यवहार की अपेक्षा करता है, ना कि व्यवहार की आवश्यकता। मानदंड वे तरीके हैं जो एक व्यक्ति सभी लोगों को किसी दिए गए स्थिति में कार्य करने की उम्मीद करता है। वे असंगत और सार्वभौमिक हैं। मानदंड प्रकाशित नहीं होते, उनका पालन किया जाता है और उन समूहों के प्रतिबंधों को छोड़कर लागू नहीं किया जा सकता है जो दंड का उपयोग अस्वीकृति या बहिष्करण के रूप में करते हैं। नॉर्म्स आर इनफॉर्मल गाइडलाइंस अबाउट व्हाट इज कंसिडर्ड normal, what is correct or incorrect. Social behavior is a particular group of or social unit. Norms form the basis of collective expectation that members of a community have from each other and play a key part in social control and social order by exerting a pressure on the individual to conform. सामान्य किसी विशेष समूह या सामाजिक इकाई में सामान्य व्यवहार क्या सही या क्या गलत, इसके बारे में बताया जाता है और इसके बारे में सामान्य निर्देश है। सामान्य रूप से सामूहिक अपेक्षाओं का आधार बनता है जो एक समुदाय के सदस्यों को एक दूसरे से मिलती है और व्यक्ति के अनुरूप दबाव बनाने के लिए सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैल्यूज, इसकी वैल्यूज क्या क्या हैं? वैल्यूज आर कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ गुड लाइफ और गुड सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या है आपका हेल्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, टॉलरेंस, फ्रीडम एटसेट्रा। वैल्यू इज अ टर्म रिफरिंग टू थिंग्स दैट people consider good or bad, right or wrong, desirable, etc. Values are the potent source of conflict and cooperation. मूल्य एक अच्छे जीवन या एक अच्छे समाज का गठन करने के लिए सामूहिक प्रतिनिधित्व है। उदाहरण के लिए जैसे आपके स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, सहिष्णुता, स्वतंत्रता इत्यादि मूल्यों का एक शब्द है जिसे लोग अच्छे या बुरे, सही या गलत, वांछनीय आदि मानते हैं। मूल्य संघर्ष और सहयोग के प्रबल स्रोत हैं। वैल्यूज आर इम्पोर्टेंट एंड लास्टिंग बिलीफ्स और आइडियल्स शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ ए कल्चर अबाउट व्हाट इज गुड और बैड एंड डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। वैल्यूज हैव मेजर इन्फ्लुएंस ऑन ए पर्सन्स बिहेवियर एंड एटीट्यूड एंड सर्व एज ब्रॉड गाइडलाइंस इन ऑल सिचुएशंस।
मूल्य एक संस्कृति के सदस्यों द्वारा साझा किए गए महत्वपूर्ण या स्थायी विश्वास या आदर्श जो अच्छे या बुरे और वांछनीय या अवांछनीय हैं। मूल्यों का किसी व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और सभी स्थितियों में व्यापक दिशा निर्देशों के रूप में कार्य करता है। बिलीफ्स विश्वास या धारणा। Beliefs in an ethical codes are standards of thought. Beliefs are criteria of abstract thought that does not necessarily evoke action. It may instigate or force certain cues in the environment that cause one to behave in a certain manner. Beliefs are among the most primitive and central of mental construct, and yet there is little agreement as to what they are or how they should be constructed. They are basic to our understanding of a wide range of central phenomena in modern psychology. For example, our beliefs are key components of our personalities and senses of identity, and our expressions of beliefs often define us too. एक नैतिक संहिता में विश्वास विचार के मानक हैं। विश्वास सार विचार के मानदंड है जो कि जरूरी नहीं है कि कार्रवाई को उकसाए। यह उस वातावरण में कुछ खोज को उकसा सकता है या बाध्य कर सकता है जो एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए जुटता है। विश्वास मानसिक निर्माणों के बारे में आदिम और केंद्रीय है, और फिर भी वे क्या कर रहे हैं या उन्हें कैसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए इस बारे में बहुत कम सहमति है। वे आधुनिक मनोवैज्ञानिक में केंद्रीय घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के बारे में हमारी समझ के लिए बुनियादी है। उदाहरण के लिए, हमारी मान्यताएं हमारे व्यक्तित्व और पहचान की इंद्रियों के प्रमुख घटक हैं, और हमारे विश्वासों के भाव अक्सर हमें परिभाषित करते हैं। इंटीग्रिटी अखंडता। इंटीग्रिटी सैड ऑथर C.S. लेविस। C.S. लेविस के अनुसार इंटीग्रिटी को कैसे डिफाइन किया गया है? इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज लुकिंग। सही काम कर रहा है तब भी जब कोई देख नहीं रहा है। इंटीग्रिटी इज अ फाउंडेशन moral virtue and the bedrock upon which good characters in built. Acting with integrity means understanding, accepting and choosing to live in accordance with one's principle, which will include honesty, fairness and decency. A person of integrity will consistently demonstrate good character by being free or corruption and hypocrisy. अखंडता एक मूलभूत नैतिक गुण है और आधार है जिस पर अच्छे चरित्र का निर्माण किया जाता है। अभिनय के साथ ईमानदारी का अर्थ है समझने को स्वीकार करने और चुनने के लिए रहते और अनुसार के साथ किसी सिद्धांतों जो ईमानदारी निष्पक्षता में शामिल है। ईमानदारी का एक व्यक्ति लगातार भ्रष्टाचार और पाखंड से मुक्त होकर अच्छे चरित्र का प्रदर्शन करेगा। इंटीग्रिटी इज रिवील्ड व्हेन पीपल एक्ट वर्चुअली regardless of circumstances or consequences. This often requires moral courage. Indeed, integrity is the critical connection between ethics and moral action. अखंडता तब सामने आती है जब लोग परिस्थिति या परिणाम की परवाह किए बिना सदाचार का काम करते हैं। इसके लिए अक्सर नैतिक साहस की आवश्यकता होती है। वास्तव में नैतिकता और नैतिक कार्रवाई के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। ऑनेस्टी ईमानदारी। एथिकल एग्जीक्यूटिव्स आर ऑनेस्ट एंड ट्रस्टफुल इन ऑल देयर डीलिंग एंड दे डू नॉट डेलिबरेटली मिसलीड और डिसीव अदर बाय मिसप्रेजेंटेशन, ओवरस्टेटमेंट,
partial trust, selective omission or any other means। नैतिक अधिकारी अपने सभी व्यवहारों में ईमानदार और सच्चे होते हैं और वे दूसरे को गलत तरीके से गलत बयानों, आंशिक सच्चाइयों, चयनात्मक चूक या किसी अन्य माध्यम से जानबूझकर भ्रमित या धोखा नहीं देते हैं। प्रॉमिस कीपिंग एंड ट्रस्टवर्थनेस, वादा निभाना और भरोसेमंद होना। एथिकल एग्जीक्यूटिव्स आर worthy of trust। They are candid and forthcoming in supplying relevant information and correcting misapprehensions of fact, and they make every reasonable effort to fulfill the letter and spirit of their promise and commitment। They do not interpret agreement in an unreasonably ethical or legalistic manner in order to rationalize non-compliance or create justification or escaping their commitments। नैतिक अधिकारी विश्वास के योग्य हैं। वे प्रासंगिक जानकारी की आपूर्ति और तथ्य की गलतफहमी को सही करने में स्पष्ट और आगे हैं, और वे अपने वादों और प्रतिबद्धताओं के पत्र और भावना को पूरा करने के लिए हर उचित प्रयास करते हैं। वे गैर अनुपालन को तर्कसंगत बनाने या किसी प्रतिबद्धताओं से बचने के लिए औचित्य बनाने के लिए अनुचित रूप से तकनीकी या कानूनी तरीके से समझौतों की व्याख्या नहीं करते हैं। लॉयल्टी, वफादारी या निष्ठा। एथिकल एग्जीक्यूटिव्स आर वर्दी ऑफ ट्रस्ट, डेमोन्स्ट्रेट फिdelity and loyalty to persons and institutions by friendship in adversity, support and devotion to duty। They do not use or disclose information learned in confidence for personal advantage। नैतिक अधिकारी जो प्रतिकूल परिस्थितियों में मित्रता और कर्तव्य के प्रति समर्पण द्वारा व्यक्तियों और संस्थानों के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करते हैं, वे व्यक्तिगत लाभ के लिए विश्वास में सीखी गई जानकारी का उपयोग या खुलासा नहीं करते हैं। They safeguard and ability to make independent professional judgment by scrupulously avoiding undue influences and conflicts in interest। They are loyal to their companies and colleagues if they decide to accept other employment। They provide reasonable notice, respect the proprietary information to their former employer, and refuse to engage in any activities that take undue advantage of their previous position। वे अनुचित प्रयासों और हितों के टकराव से बचने के लिए स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र पेशेवर निर्णय लेने की क्षमता की रक्षा करते हैं। वे अपनी कंपनियों और सहकर्मियों के प्रति वफादार हैं, और यदि वे अन्य रोजगार को स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं तो वे उचित नोटिस प्रदान करते हैं, अपने पूर्व नियोक्ताओं की मालिकाना जानकारी का सम्मान करते हैं और किसी गतिविधियों में शामिल होने से इनकार करते हैं जो उनके पिछले पदों का अनुचित लाभ उठाते हैं। फेयरनेस, स्पष्टनीयता। एथिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड फेयर एंड जस्ट in all dealing। They do not exercise power arbitrarily and do not use overreaching nor indecent mean to gain or maintain any advantage, nor take undue advantage of others' mistake or difficulties। Fair person manifest a commitment to justice, the equal treatment of individuals, tolerance for and acceptance of diversity। They are open-minded, they are willing to admit they are wrong, and where appropriate change their position and beliefs। Concern for others, ethical executive is caring, compassionate, benevolent, and they like the rule help that in need and seek to accomplish their business objective in a manner that causes the least harm and the greatest positive good। नैतिक अधिकारी और निष्पक्ष और सभी व्यवहार में मनमाने ढंग से शक्ति का प्रयोग नहीं करते
और किसी भी लाभ को हासिल करने या बनाए रखने के लिए ना तो अतिरंजिता और ना ही अशोभनीयता साधनों का उपयोग करते हैं और ना ही अपनी गलतियों या कठिनाइयों का अनुचित लाभ उठाते हैं। निष्पक्ष व्यक्ति न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, व्यक्तियों के सम्मान व्यवहार, विविधता के प्रति सहिष्णुता और स्वीकृति प्रकट करते हैं। वे खुले विचारों वाले होते हैं। वे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि वे गलत हैं और जहां उचित हो अपनी स्थिति और विश्वास को बदल देते हैं। दूसरों के लिए चिंता, नैतिक अधिकारी, देखभाल, दयालु, परोपकार और दयालु है। वे गोल्डन रूल को पसंद करते हैं, जरूरत पड़ने पर मदद करते हैं और अपने व्यापारिक उद्देश्यों को इस तरीके से पूरा करना चाहते हैं जिससे कम से कम नुकसान और सबसे बड़ा सकारात्मक अच्छा एक परिणाम प्राप्त हो। रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दूसरों के प्रति सम्मान। एथिकल एग्जीक्यूटिव्स डेमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन डिग्निटी, autonomy, privacy, rights and interest of all those who have a stake in their decision. They are courteous and treat all people with equal respect and dignity regardless of sex, race and national origin. नैतिक अधिकारी उन सभी की मानवीय गरिमा, स्वायत्तता, निजता, अधिकार और हितों के लिए सम्मान प्रदर्शित करते हैं जिनके निर्णयों में हिस्सेदारी है। वे विनम्र और सभी लोगों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं, चाहे वे किसी भी नस्ल या राष्ट्र के मूल से हों। लॉ अबाइडिंग, कानून का पालन। एथिकल एग्जीक्यूटिव अबाइड बाय लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू देयर बिजनेस एक्टिविटीज। नैतिक अधिकारी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्धता। एथिकल एग्जीक्यूटिव्स परस्यू एक्सीलेंट इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, आर वेल इन्फॉर्म्ड एंड prepared and constantly endeavor to increase their proficiency in all areas of responsibility. नैतिक अधिकारी अपने कर्तव्यों को पूरा करने में उत्कृष्टता का पीछा करते हैं और अच्छी तरह से सूचित और तैयार होते हैं और जिम्मेदारी के सभी क्षेत्रों में अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। लीडरशिप, नेतृत्व। एथिकल एग्जीक्यूटिव्स आर conscious of the responsibilities and opportunities of their position of leadership and seek to be positive ethical role models by their own conduct and by helping to create an environment in which principled reasoning and ethical decision making are highly prized. नैतिक अधिकारी नेतृत्व की अपनी स्थिति की जिम्मेदारी और अवसरों के प्रति सचेत रहते हैं और अपने आचरण से सकारात्मक नैतिक रोल मॉडल बनने की कोशिश करते हैं और एक ऐसा वातावरण बनाने में मदद करते हैं जिसमें रियायती तर्क और नैतिक निर्णय लेना अत्यधिक बेशकीमती हो। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। एथिकल एग्जीक्यूटिव्स एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर द एथिकल क्वालिटी ऑफ देयर डिसीजंस एंड ओमिशंस टू देमसेल्फ, देयर कलीग्स, देयर कंपनीज एंड देयर कम्युनिटीज। नैतिक अधिकारी अपने निर्णयों और स्वयं, उनके सहयोगियों, उनकी कंपनियों और उनके समुदायों की नैतिक गुणवत्ता के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही को स्वीकार करते हैं। मोरल्स, नैतिकता। Morals are the prevailing standards of behavior that enable people to live cooperatively in groups. Moral refers to what society sanction as right and acceptable. नैतिक व्यवहार के प्रचलित मानक हैं जो लोगों को समूह में सहकारी रूप से रहने में सक्षम बनाते हैं। मोरल या नैतिकता से तात्पर्य है कि समाज किन चीज़ों को सही और स्वीकार मानता है। मोस्ट पीपल ट्रेंड to act morally and follow societal guidelines. Morality often requires that people sacrifice their own short-term interest for the benefit of society. People or entities that are indifferent to right and wrong are considered amoral, while those who do evil acts are considered immoral.
अत्यधिक लोग नैतिक रूप से कार्य करते हैं और सामाजिक दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। नैतिकता के लिए अक्सर यह आवश्यक होता है कि लोग समाज के हित के लिए अपने अल्पकालिक हितों का त्याग करें। सही या गलत के प्रति उदासीन रहने वाले लोगों या संस्थाओं को अमोरल माना जाता है, अर्थात अनैतिक माना जाता है, जबकि बुरे काम करने वालों को भी अनैतिक माना जाता है। While some moral principles seem to transcend time and culture, such as fairness, generally speaking, morality is not fixed. Morally describe the particular values of a specific group at a specific point in time. Historically, morality has been closely connected to religious tradition, but today its significance is equally important to the secular world. For example, business and government agencies have codes of ethics that employee is expected to follow. जबकि कुछ नैतिक सिद्धांत सामान्य और संस्कृति को पार करते प्रतीत होते हैं, जैसे निष्पक्षता, आमतौर पर बोलना। नैतिकता तय नहीं है। नैतिकता समय में एक विशिष्ट बिंदु पर एक विशिष्ट समूह के विशिष्ट मूल्यों का वर्णन करती है। ऐतिहासिक रूप से नैतिकता का धार्मिक परंपराओं से घनिष्ठ संबंध रहा है, लेकिन आज इस महत्व धर्मनिरपेक्ष दुनिया के लिए भी उतना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों के पास नैतिकता के कोड्स होते हैं जिनका कर्मचारी से पालन करने की उम्मीद की जाती है। Some philosophers make a distinction between morals and ethics, but many people use the terms morals and ethics interchangeably when talking about personal beliefs or principles. For example, it's common to say, "My moral prevent me from cheating." It's also common to use ethics in this sentence instead. कुछ दार्शनिक नैतिकता और नैतिकता के बीच अंतर करते हैं, लेकिन बहुत से लोग व्यक्तिगत मान्यताओं, कार्यों या सिद्धांतों के बारे में बात करते समय नैतिकता और नैतिकता का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, यह आमतौर पर कहा जाता है कि मेरी नैतिकता मुझे धोखा देने से रोकती है। इस वाक्य में नैतिकता का उपयोग करना भी आम है। So morals are the principles that guide individual conduct with society, and while morals may change over time, they remain the standard of behavior that we use to judge right and wrong. तो नैतिक सिद्धांत वे सिद्धांत हैं जो समाज के भीतर व्यक्तिगत आचरण का मार्गदर्शन करते हैं, और जबकि नैतिकता समय के साथ बदल सकती है, वे व्यवहार के मानक बने रहते हैं जिनका उपयोग हम सही और गलत का न्याय करने के लिए करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइजेज व्हेन व्हाट इज अ पर्सन्स बेस्ट इंटरेस्ट इन or not in the best interest of another person or organization to which that individual owes loyalty. For example, an employee may simultaneously help himself but hurt his employer by taking a bribe to purchase inferior goods for his company's use. हितों का टकराव जब पैदा होता है जब किसी व्यक्ति की सबसे अच्छी रुचि किसी अन्य व्यक्ति या संगठन के सर्वोच्च हित में नहीं होती जिस पर उस व्यक्ति की निष्ठा होती है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी एक खुद की मदद कर सकता है, लेकिन नियोक्ता को अपनी कंपनी के उपयोग के लिए हीन सामान खरीदने के लिए रिश्वत लेने से आहत कर सकता है। A conflict of interest can also exist when a person must answer to two different individuals or groups whose needs are at odds with each other. In this case, serving one individual or group will injure the other. हितों का टकराव तब भी पैदा हो सकता है जब किसी व्यक्ति को दो अलग-अलग व्यक्तियों या समूहों को जवाब देना चाहिए जिनकी ज़रूरत एक दूसरे के साथ है। इस मामले में एक व्यक्ति या समूह की सेवा दूसरे को घायल कर देगी। In business and law, having a fiduciary responsibility to someone is known as having a duty of loyalty. For example, auditors
of a duty of loyalty to investors who rely upon the financial reports that the auditors certify, but auditors are hired and paid directly by the companies whose reports they review. The duty of loyalty an auditor of to investors can be at odds with the auditor's need to keep the company its client happy, as well as with the company's desire to look like a safe investment. कानून व्यापार और कानून में किसी के लिए प्रत्यक्षी जिम्मेदारी होना वफादारी का कर्तव्य होने के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए ऑडिटर उन निवेशकों के प्रति वफादारी का कर्तव्य मानते हैं जो ऑडिटर्स प्रमाणित करने वाली वित्तीय रिपोर्टों पर भरोसा करते हैं, लेकिन ऑडिटर्स को सीधे कंपनियों द्वारा काम पर रखा जाता है। व्यापार और कानून में किसी के लिए प्रत्यक्षी जिम्मेदार होना वफादारी का कर्तव्य होने के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए ऑडिटर उन निवेशकों के प्रति वफादारी का कर्तव्य मानते हैं जो ऑडिटर्स प्रमाणित करने वाली वित्तीय रिपोर्टों पर भरोसा करते हैं, लेकिन ऑडिटर्स को सीधे कंपनियों द्वारा काम पर रखा जाता है और भुगतान किया जाता है, जिनकी रिपोर्ट वे समीक्षा करते हैं। निवेशकों के प्रति एक ऑडिटर के प्रति वफादारी का कर्तव्य ऑडिटर की कंपनी के साथ साथ उसके ग्राहकों को खुश रखने की ज़रूरत है तथा साथ ही साथ कंपनी की सुरक्षित निवेश की तरह देखने की इच्छा भी हो सकती है। सो दोज ऑफ अस who wish to be ethical people must consciously avoid situations where we benefit ourselves by being disloyal to others। इसलिए हमसे जो नैतिक लोग बनना चाहते हैं उन्हें सचेत रूप से उन परिस्थितियों से बचना चाहिए जहां हम दूसरों के प्रति अरुचि से खुद को लाभान्वित करते हैं। डिलेमा दुविधा। डिलेमा इज ए tough choice when you are in a difficult situation and each option looks equally bad. You are in a dilemma. Dilemma is from a Greek for double proposition. It was originally a technical term of logic, but we use it now for any time you have a problem with no satisfactory solution. If you are at the mall choosing between red or blue socks, that's not really a dilemma, but if you have to choose whether to save your cat or your dog from a burning building, that's an awful dilemma. Decision making models the golden rules, this most basic and useful ethical theory, sometimes called the rule of reciprocity, has a long history। दुविधा एक कठिन विकल्प है जब आप एक मुश्किल स्थिति में होते हैं और प्रत्येक को बुरा लगता है तो आप दुविधा में पड़ जाते हैं। दुविधा दोहरे प्रस्ताव के लिए दुविधा अर्थात डिलेमा एक ग्रीक शब्द है। यह मूल रूप से तर्क का एक तकनीकी शब्द था, लेकिन हम इसका उपयोग किसी भी समय के लिए करते हैं जब आपके पास कोई संतोषजनक समाधान नहीं है। यदि आप मॉल में लाल या नीली मोजे के बीच चयन करते हैं तो यह वास्तव में दुविधा नहीं है, लेकिन अगर आपको यह चुनना पड़े कि अपनी बिल्ली या कुत्ते को जलती हुई इमारत से बचाए तो एक भयानक दुविधा का निर्णय लेने वाले मॉडल हैं। गोल्डन रूल यह सबसे बुनियादी और उपयोगी नैतिक सिद्धांत है, जिसे कभी कभी रिक ऑल ऑफ रिक्रोसिटी कहा जाता है, रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी कहा जाता है इसको। इसका भी एक लंबा इतिहास है। कन्फ्यूशियस 500 ईसा पूर्व, जो आप अपने लिए नहीं करना चाहते हैं और दूसरों के लिए ना करें। अस्तु 322 में कहा है हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि वे हमसे करें। महाभारत 2000 ईसा पूर्व से कहा है अपने पड़ोसी से ऐसा कुछ मत करो जो उसके बाद तुम्हारे पास ना हो। गोल्डन रूल व्यक्तिगत या पेशेवर फैसलों की एक बड़ी श्रृंखला के लिए मान्य है, यहाँ तक कि सबसे कठिन स्थिति में दूसरों से करते हैं। मानक के आवेदन से अक्सर पता चलता है कि क्या कार्य नैतिक है और जो नहीं है। यदि आप धोखा
नहीं खाना चाहते तो दूसरों को धोखा ना दें। यदि आप चाहते हैं कि अन्य लोग आपके प्रति प्रतिबद्धताएं रखें तो अपनी प्रतिबद्धताएं उनके पास रखें। ट्रीटिंग अदर्स बेटर देन यू, दूसरों का इलाज करने से बेहतर है कि अपने साथ ऐसा व्यवहार करें। साइनेसियस क्लेम दैट द रूल will not work in the real world. They suggest that to survive one must do unto others before they do unto you. This of course become a self-fulfilling prophecy fueling an anti-ethical everyone for himself ethos. Of course, many people do not live by the golden rule. They do not treat others fairly, honestly, or with compassion. The challenge to an ethical commitment person is to overcome this fact of life and do what is right in spite of even because of the failure of others to do so. साइनेसियस ये दावा करते हैं कि वास्तविक दुनिया में यह रूल काम नहीं करता है। वे सुझाव देते हैं कि किसी को जीवित रहने के लिए आपको दूसरों से करने से पहले उनके अपने साथ वह व्यवहार करना चाहिए। सिनिक्स यह दावा करते हैं कि यह रूल वास्तविक दुनिया में काम नहीं करेगा। वे सुझाव देते हैं कि किसी को जीवित रहने के लिए आपको दूसरों से वही व्यवहार करना चाहिए जो कि आप अपने साथ कराना चाहते हैं। यह एक रूप से विरोधी नैतिक हर किसी के लिए खुद के लोकाचार को पूरा करने वाली भविष्यवाणी को पूरा करता है। बेशक बहुत से लोग गोल्डन नियम से नहीं जीते हैं, वे दूसरे के साथ उचित ईमानदारी से या करुणा के साथ व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन नैतिक रूप से प्रतिबद्ध व्यक्ति के लिए चुनौती यह है कि यह जीवन के इस तथ्य को दूर करे और जो सही है इसके बावजूद भी दूसरों के लिए करने में विफलता आती है। शॉर्टकमिंग्स, कमियां क्या क्या हैं? The golden rule, however, falters in situations that involve a complex network of stakeholders with conflicting interests. It provides no guidance on how to choose among them. हालांकि गोल्डन रूल उन परिस्थितियों में लड़खड़ाता है जिनमें परस्पर विरोधी हितों के साथ हितधारकों का एक जटिल नेटवर्क शामिल होता है। यह उनके बीच चयन करने के लिए कोई मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता। एथिकल बिहेवियर एट द वर्कप्लेस, कार्यस्थल पर नैतिक व्यवहार। What does it mean to be unprincipled in the workplace? It may comprise taking individual phone calls during your duty time, declaring that the check is in the mail when it is still in the making, and even stealing office supplies for personal use. कार्यस्थल में अप्रत्याशित होने का क्या मतलब है? इसमें आपके ड्यूटी समय के दौरान अलग अलग फ़ोन कॉल शामिल हो सकते हैं, यह घोषणा करते हुए कि ईमेल चेक करते समय जब यह अभी भी बना रहा है तो यहाँ तक कि निजी उपयोग के लिए कार्यालय की आपूर्ति। Organizations typically creates an ethical standards code or a manual is handed over when a new employee joins, which usually lists the rules and strategies which needs to be followed at all times. संगठन आमतौर पर एक नैतिक मानकों का कोड बनाते हैं। जब कोई नया कर्मचारी जुड़ता है तो एक मैनुअल सौंप दिया जाता है जो आमतौर पर उन नियमों और रणनीतियों को सूचीबद्ध करता है जिनका पालन हर समय किया जाना चाहिए। Many problems prevent business people from being totally ethical, consistent and fair. Ethics is a lively issue and occasionally it is difficult to decide at the specific moment what is considered ethical and what is not. कई समस्याएं व्यापारिक लोगों को पूरी तरह से नैतिक, सुसंगत और निष्पक्ष होने से रोकती हैं। नैतिकता एक जीवंत मुद्दा है और कभी-कभी विशिष्ट क्षण में यह तय करना मुश्किल होता है कि नैतिक क्या माना जाता है और क्या नहीं। एथिकल लैप्सेस एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, संगठनात्मक संस्कृति। बिजनेस एथिक्स कंप्राइजेज ह्यूमन एबिलिटी ऑफ एंड
it does not offer the good qualities. So if a businessman is overwhelmed, there is a chance that ethical will be abnormal. It is known as ethical lapses, which is a short term and quite rare occurrence. तो ethical lapses क्या है? व्यावसायिक नैतिकता में मानवीय क्षमताओं का समावेश होता है और अच्छे गुणों की पेशकश नहीं करता है। इसलिए यदि कोई व्यवसायी अभिभूत है और तो एक मौका है कि नैतिक नियम असामान्य होंगे। इससे नैतिक चूक अर्थात इथिकल लैप्सेस के रूप में जाना जाता है, जो एक अल्पकालिक और काफ़ी दुर्लभ घटना है। Ethics at an individual level may seem to involve only the individual, but it is a holistic process. There may be high pressure from co-workers, managers, or any other constituents of business culture to be unethical. एक व्यक्तिगत स्तर पर नैतिकता केवल व्यक्ति को शामिल करने के लिए लग सकता है, लेकिन यह एक समग्र प्रक्रिया है। अनैतिक होने के लिए सहकर्मियों, प्रबंधकों या व्यवसाय संस्कृति के लिए किसी अन्य घटना से उच्च दबाव हो सकता है। बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ इथिकल वर्कर्स, नैतिक कार्यकर्ताओं के बुनियादी गुण। टू बी मॉरल इन द वर्कप्लेस, द वर्कर्स मस्ट हैव सम कॉमन एट्रीब्यूट। द मोस्ट पावरफुल एट्रीब्यूट्स आर द रिजल्टिंग। कार्यस्थल में नैतिक होने के लिए श्रमिकों के पास कुछ सामान्य विशेषताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं आपकी? डेडिकेशन, निष्ठा। डेडिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वालिटीज ऑफ एन एथिकल वर्कर। कंपनीज टू सी कॉन्सिक्वेंसेस, बट मोस्ट कंपनीज लुक फॉर एन trustful effort from employees who can be considered a natural at the job. But when an employee joins the workplace, she is agreeing to offer the best for helping the company to this. समर्पण एक नैतिक कार्यकर्ता के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। कंपनियां परिणाम की तलाश करती हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां उन कर्मचारियों से एक सच्ची कोशिश करती हैं जिन्हें नौकरी में प्राकृतिक माना जा सकता है। जब कोई कर्मचारी कार्यबल में शामिल होता है तो वह कंपनी को फलने फूलने में मदद करने के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव देने पर सहमत होता है। इंटीग्रिटी, अखंडता। इंटीग्रिटी और शोइंग ट्रस्टफुल बिहेवियर और एट ऑल टाइम is a very significant attribute. Honesty might mean being honest in reporting or being transparent while reporting cash transaction. ईमानदारी या हर समय सत्य व्यवहार दिखाना एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ईमानदारी का मतलब हो सकता है नकद लेन देन की रिपोर्टिंग करते समय रिपोर्टिंग में ईमानदार होना या पारदर्शी होना। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। Accountability was to be responsibility towards the time and duty during working hours. It also means tolerant responsibility, gathering yourself and willingly working towards an acceptable resolution. Taking initiative and being punctual also comes under this purview. जवाबदेही के लायक काम के घंटे के दौरान समय और कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार होने की इसका अर्थ सहिष्णु जिम्मेदारी भी है। खुद को इकट्ठा करना और स्वेच्छा से स्वीकार संकल्प की दिशा में काम करना, पहल करना और समय का पाबंद होना भी इस दायरे में आता है। कोलैबोरेशन, सहयोग। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन आर अप्रिशिएटेड एट्रीब्यूट्स एज ग्रेटेस्ट कंपनीज बिलीव्स दैट इफ कॉन्फिडेंस इज हाई एंड एवरीवन co-works, success will follow. So it is important for employees to be team players. टीम वर्क और सहयोग की सराहना की विशेषताएं हैं। टीम वर्क और सहयोग की सराहना की विशेषताएं हैं जैसा कि सबसे बड़ी कंपनियों का मानना है कि अगर आत्मविश्वास अधिक हो और सभी लोग साथ काम करें तो सफलता मिलेगी। इसलिए कर्मचारियों के लिए टीम के खिलाड़ी होना जरूरी है। कंडक्ट, आचरण। एम्प्लॉय कंडक्ट एन एग्जैक्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू इन इथिक्स। वर्कर्स मस्ट ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट एंड शो suitable behavior. Wearing proper
attire, using fine language and conducting them with professionalism are part of the job. टीम वर्क और सहयोग की सराहना। नैतिकता में कर्मचारी आचरण एक सटीक महत्वपूर्ण मूल्य है। श्रमिकों को दूसरों के साथ सम्मान से व्यवहार करना चाहिए और उपयुक्त व्यवहार दिखाना चाहिए। उचित पोशाक पहनना, ठीक भाषा का उपयोग करना और उन्हें व्यावसायिकता के साथ संचालित करना नौकरी का हिस्सा है। बीइंग अ बेटर वर्कर, एक बेहतर कार्यकर्ता होने के नाते अंडरस्टैंडिंग हाउ टू बी ए हेल्दियर पर्सन इन द वर्कप्लेस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ए कमिटमेंट टू ऑलवेज डूइंग द राइट थिंग। कार्यस्थल में एक स्वस्थ व्यक्ति कैसे होना चाहिए, यह समझना हमेशा सही काम करने की प्रतिबद्धता के लिए एक अच्छा शुरुआती बिंदु है। ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, रिश्तों पर भरोसा। इट इज़ वाइटल टू build trust in office relationship by letting people to open up, share info and feel relaxed in communicating are sign of a trustworthy employee. Morality, fairness and avoiding rumors are some basic qualities. ऑफिस के रिश्तों में विश्वास जगाना बहुत ज़रूरी है। लोगों को खुलने, जानकारी साझा करने और संचार में आराम महसूस करने की अनुमति देकर एक भरोसेमंद कर्मचारी के संकेत हैं। नैतिकता, निष्पक्षता और अफवाह से बचना कुछ मूल गुण हैं। टीम कोहेसिवनेस, टीम का सामंजस्य। द एथिकल promises of workers have a optimistic effect on team and section performance. Apart from enhancing individual performance, an ethical worker is a better team player who continuously make positive acts for teams and never hinders the group progress. श्रमिकों के नैतिक वादे हैं एक आशावादी के अलावा व्यक्तिगत प्रदर्शन को बढ़ाने से टीम और अनुभाग के प्रदर्शन पर प्रभाव। एक नैतिक कार्यकर्ता एक बेहतर टीम खिलाड़ी है जो लगातार टीमों के लिए सकारात्मक सहायता करता है और कभी भी समूह की प्रगति में बाधा नहीं डालता। वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयर्स, नियोक्ताओं के लिए मूल्य। Trust in their workers is a very significant excellence of companies. An unethical employee can drive entire company in legal trouble or it can destroy the hard-earned reputation. Ethical employees working for any company are the employees who adhere to ethics policies and use ethical reasoning in making decisions. अपने श्रमिकों में विश्वास कंपनियों की एक बहुत महत्वपूर्ण उत्कृष्टता है। एक अनैतिक कर्मचारी पूरी कंपनी को कानूनी मुसीबत में डाल सकता है या यह कड़ी मेहनत से अर्जित प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकता है। किसी भी कंपनी के लिए काम करने वाले नैतिक कर्मचारी महत्वपूर्ण होते हैं। जो कर्मचारी ऐसे कर्मचारी होते हैं जो नैतिक नीतियों का पालन करते हैं और निर्णय लेने में नैतिक तर्क का उपयोग करते हैं। पर्सनल वेलनेस, व्यक्तिगत कल्याण। Ethical employees continuously raise values of an employer in public domain. Unethical acts can weigh people down with guilt and paranoia, making them hostile and fearful. Workers who spread unethical rumors or lies about others can have paranoia as they try to remember which lies they told to whom and when. नैतिक कर्मचारी लगातार सार्वजनिक डोमेन में एक नियोक्ता का मूल्य बढ़ाते हैं। अनैतिक कार्य लोगों को अपराध और व्यामोह से कम कर सकते हैं जिससे वे शत्रुता और भयभीत हो सकते हैं। जो कार्यकर्ता अनैतिक अफवाहें फैलाते हैं या दूसरों के बारे में झूठ बोलते हैं उनमें व्यामोह हो सकता है क्योंकि वे यह याद रखने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किससे और कब झूठ बोला। वैल्यूज, बुनियादी मूल्य। अकॉर्डिंग टू मार्टिन सेलिगमैन, सम कोर गुड वैल्यूज इन्फ्लुएंस एथिकल बिहेवियर एंड अपीयर टू पर्सनल अपील। मार्टिन सेलिगमैन के अनुसार कुछ कोर वैल्यूज हैं, वो कौन कौन सी हैं आपकी? विजडम ऑफ नॉलेज, बुद्धि और ज्ञान। विजडम एंड नॉलेज, द एप्टीट्यूड टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड चेंज इट टू समथिंग वैल्यूएबल इज ए ग्रेट क्वालिटी
Wisdom is exploiting one's knowledge to interpret information and be knowledgeable to produce wise decisions. A prerequisite to be knowledgeable is knowing what to do and being able to differentiate between the right and wrong. Self-control is significant to have the aptitude to avoid unethical temptation. The choice to take the ethical path needs sufficient commitment to the value of good ethics. People usually say no to the individual gain if it is irrelevant or institutional benefit and goodwill. जानकारी एकत्र करने और इसे किसी मूल्यवान वस्तु में बदलने की योग्यता एक महान गुण है। ज्ञान की व्याख्या करने और बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय लेने के लिए ज्ञानवान होने के लिए ज्ञान किसी का ज्ञान शोषण कर रहा है। जानकार होने के लिए एक पूर्वापेक्षा यह जानती है कि क्या करना है और सही और गलत के बीच अंतर करने में सक्षम है। आत्मनियंत्रण एक योग्यता अनैतिक लालच में आलस से बचने के लिए और करने के लिए महत्वपूर्ण है। नैतिक पथ लेने के लिए चुनाव को अच्छी नैतिकता के मूल्य के लिए पर्याप्त प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, लेकिन नैतिक लोग आमतौर पर व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं कहते हैं यदि यह संस्थागत लाभ और सद्भावना के प्रति अप्रासंगिक है। जस्टिस एंड फेयर गाइडेंस, न्याय और निष्पक्ष मार्गदर्शन। फेयर एक्शन ऑफ पीपल इज सिग्निफिकेंट। जस्टिस इज हेल्प्ड व्हेन अ फेयर रिटर्न इज इंक्रीज्ड इन रिटर्न फॉर द एनर्जी एंड एफर्ट एक्सपेंडेड। Certain persons give special treatment without regard to objective criteria by which to judge fairness. लोगों की निष्पक्ष कार्रवाई महत्वपूर्ण है। न्याय की मदद तब की जाती है जब ऊर्जा और प्रयास के बदले में उचित प्रतिफल बढ़ता है। कुछ व्यक्ति निष्पक्षता का न्याय करने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंडों की परवाह किए बिना विशेष उपचार देते हैं। ट्रांसीडेंस, श्रेष्ठता। इट इज़ द क्रेडिट ऑफ टू सम डिग्री बियॉन्ड वन सेल्फ, मोर परमानेंट एंड पावरफुल देन द सेल्फ। व्हेन वन लैक्स परफेक्शन he may tend towards self-absorption. Leaders driven by self-interest and the exercise of personal power have limited effectiveness and authenticity. यह स्वयं से कहीं अधिक स्थायी और शक्तिशाली है। जब किसी में पूर्णता का अभाव होता है तो वह आत्म अवशोषण की ओर बढ़ सकता है। स्वहित और व्यक्तिगत शक्ति के अभ्यास से प्रेरित नेताओं में सीमित प्रभावशीलता और प्रामाणिकता है। लव एंड काइंडनेस, प्यार और दया। द अपीयरेंस ऑफ लव एंड काइंडनेस इज ऑल द टाइम प्रोडक्टिव। रिसर्च shows that there are different types of love in an organization concept. Love means intense positive reaction to co-workers, groups and or situation and organization with heart. Allow love, compassion and kindness among and between people. प्यार और दया की उपस्थिति सभी समय उत्पादक है। अनुसंधान से पता चलता है कि प्रेम के विभिन्न प्रकार हैं। एक संगठनात्मक संदर्भ में प्यार का मतलब सहकार्यकर्ताओं, समूहों या स्थितियों में गहन सकारात्मक प्रतिक्रिया है। एक संगठन दिल से लोगों के बीच प्यार, करुणा और दया की अनुमति देता है। एथिकल डायमेंशंस, नैतिक आयाम। Employees frequently need to make numerous moral decisions in the workplace, though numerous of these workplace choices have to be made depending on moral duties. Some ethical tolerable choices may require bravery and need to be performed beyond the usually accepted norms. कर्मचारियों और अक्सर कार्यस्थल में कई नैतिक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। यद्यपि इनमें से कई कार्यस्थल विकल्पों को नैतिक कर्तव्यों के आधार पर बनाया जाना है। कुछ नैतिक रूप से सहनीय विकल्पों को बहादुरी की आवश्यकता हो सकती है और आमतौर पर
स्वीकृत मानदंडों से परे प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है। While discussing workplace ethics, 6 predominant subjects are primary importance. Dominant पहला है obligations to the firms, firm का दायित्व, abuse of one's position, किसी की स्थिति का दुरुपयोग, bribery and kickbacks, रिश्वत और किकबैक्स, द ऑब्लिगेशन टू थर्ड पार्टीज, तीसरे के प्रति ऑब्लिगेशन लगाना, ब्लोइंग विसल ब्लोअर्स होते हैं, एम्प्लॉइज सेल्फ इंटरेस्ट, कर्मचारी का स्वार्थ, ऑब्लिगेशंस टू द फर्म का दायित्व, एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड फॉर द कंपनीज टास्क, द एम्प्लॉइज में obligate themselves to do the work of the specific company for financial gain. The employers frequently have many conditions to employment which the employees has to follow. These may include dress codes and respectful behavior. कर्मचारियों को कंपनी के कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है। कर्मचारी वित्तीय लाभ के लिए विशिष्ट कंपनी का काम करने के लिए खुद को बाध्य कर सकते हैं। नियोक्ताओं के पास अक्सर रोजगार के लिए कई शर्तें होती है जिनका कर्मचारी को पालन करना होता है। इनमें ड्रेस कोड और सम्मानजनक व्यवहार शामिल हो सकते हैं। लॉयल्टी टू द कंपनी के प्रति वफादारी, मैक्सिमम पीपल हैव ए स्टैंड पॉइंट दैट एम्प्लॉयज मस्ट हैव सम मोरल ड्यूटीज टू स्टे लॉयल टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ट्रू दैट एम्प्लॉयज आर ऑब्लिगेटेड टू डू द टास्क ऑफर टू देम, बट इट इज satisfactory to have an obligation to work for the company in a manner that is beyond the असाइंड जॉब। अधिकतर लोगों का दृष्टिकोण है कि कर्मचारियों को अपने संगठनों के प्रति वफादार रहने के लिए कुछ नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। यह सच है कि कर्मचारियों को उनके द्वारा दिए गए कार्यों को करने के लिए बाध्य किया जाता है, लेकिन क्या यह कंपनी के लिए काम करने के लिए एक दायित्व और नियत नौकरियों से परे है? Many employers may think so, but is not stated wherever the employees are not bound or obligated to have any kind of loyalty to the employers, but on moral ground. Loyalty to the company is often considered to be a good thing, and it is possible that the loyalty is rewarded through pay rises, promotions and good recommendations. कई नियोक्ता यह सोच सकते हैं, लेकिन जहाँ भी नहीं कहा गया है नियोक्ता के लिए किसी भी प्रकार की निष्ठा रखने के लिए कर्मचारी बाध्य या बाध्य नहीं है, लेकिन एक नैतिक आधार पर कंपनी के प्रति वफादारी को अक्सर एक अच्छी बात माना जाता है और यह प्रशंसनीय है कि वफादारी को वेतन वृद्धि, पदोन्नति और अच्छी सिफारिशों आदि के माध्यम से पुरस्कार किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव। Employees can have a battle of interest with the company. Some of these fights of interest are trivial and include general workplace condition of situation, though some other fights may be serious and can lead the employees to show disloyalty. कर्मचारियों में कंपनी के साथ हितों की लड़ाई हो सकती है। ब्याज के इन झगड़ों में से कुछ तुच्छ हैं और सामान्य कार्यस्थल की स्थिति या स्थितियां शामिल हैं। हालांकि कुछ अन्य झगड़े गंभीर हो सकते हैं और कर्मचारियों को बेचैनी दिखा सकते हैं। यूजुअली एम्प्लॉइज मस्ट अवॉइड इम्पोर्टेंट बैटल ऑफ इंटरेस्ट बाय नॉट इन्वॉल्विंग देमसेल्फ इन डिसलॉयल एक्टिविटीज, दो इट इज डिफिकल्ट इनफ द डिसाइड व्हेन ए कॉन्फ्लिक्ट इज सिग्निफिकेंट एंड इज पे नॉट ऑलवेज क्लियर व्हाट एम्प्लॉइज शुड बी बिसाइड्स रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन टू बी डिसलॉयल। आमतौर पर कर्मचारियों को स्वयं को अव्यवस्थित गतिविधियों में शामिल न करके हितों की महत्वपूर्ण लड़ाइयों से बचना चाहिए। हालांकि यह तय करना काफ़ी मुश्किल है कि संघर्ष कम महत्वपूर्ण है और यह हमेशा स्पष्ट नहीं हो सकता है। कर्मचारियों को तिरस्कार का विरोध करने के अलावा क्या करना चाहिए? एब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, आधिकारिक पदों का दुरुपयोग। बाय मीन्स ऑफ द ऑफिशियल पोजीशन फॉर प्राइवेट और पर्सनल गेन is often measured as an abuse of power. Such abuse can result from unfaithfulness. निजी या व्यक्तिगत लाभ के लिए आधिकारिक स्थिति के माध्यम से अक्सर शक्ति के दुरुपयोग के रूप में मापा जाता है। इस तरह के दुरुपयोग से विश्वासघात हो सकता है।
Insider trading. Insider trading happens when a member has admission to company information that's typically unavailable to the public and can have an impact on stock prices. For instance, certain employees may come to know that their company is going to be broke before general public and they can sell all their stock. People who tend to buy the stock will be betrayed. It is also a kind of insider trading to encourage near ones to sell their stock having such insider information. इंसाइडर ट्रेडिंग तब होती है जब किसी सदस्य के पास कंपनी की जानकारी होती है जो आमतौर पर जनता के लिए अनुपलब्ध होती है और स्टॉक की कीमतों पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ कर्मचारियों को पता चल सकता है कि उनकी कंपनी आम जनता के सामने टूटने वाली है और वे अपना सारा स्टॉक बेच सकते हैं। जो लोग स्टॉक खरीदना चाहते हैं उनके साथ विश्वासघात किया जाएगा। यह भी एक तरह का अंदरूनी व्यापार होता है जो अपने स्टॉक को इस तरह की अंदरूनी जानकारी को बेचने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रोप्राइटरी डाटा, मालिकाना डेटा। Companies can frequently have trade secrets which they don't want to share with others. Organizations and a small number of employees may divulge such information to the benefit of competing organizations with which is unethical. कंपनियों के पास अक्सर ट्रेड सीक्रेट हो सकते हैं जो वे अन्य संगठनों के साथ साझा नहीं करना चाहते हैं और कम संख्या में कर्मचारी सूचनाओं को प्रतिस्पर्धी संगठनों के लाभ के लिए विभाजित कर सकते हैं जो अनैतिक है। 3 मेन आर्गुमेंट व्हाई ट्रेड सीक्रेट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। कौन कौन से 3 आर्गुमेंट हैं? दीज आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये बौद्धिक संपत्ति है। ट्रेड सीक्रेट थेफ्ट इज रॉन्ग, व्यापार रहस्य की चोरी गलत है। स्टीलिंग ट्रेड सीक्रेट इज ए वायलेशन ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी टर्म्स, व्यापार रहस्य चोरी करना गोपनीयता की शर्तों का उल्लंघन है। शेयरिंग ट्रेड कॉन्फिडेंस एंड फॉलोइंग प्राइवेसी इंफॉर्मेशन इज ए डिफिकल्ट मोरल इशू। पीपल हैव द राइट टू सीक एंड एडवांस एम्प्लॉयमेंट एंड इट इज नॉट इजी टू सेपरेट प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वर्कर्स ऑन स्किल एंड टेक्निकल नॉलेज। व्यापार विश्वास साझा करना और गोपनीयता जानकारी का पालन करना एक कठिन और नैतिक मुद्दा है। लोगों को रोजगार पाने और आगे बढ़ने का अधिकार है और मालिकाना जानकारी को किसी कार्यकर्ता के कौशल और तकनीकी ज्ञान से अलग करना आसान नहीं है। ब्राइबिंग फॉरेन ऑफिसर्स फॉर फेवर्स could harm people, though examples of bribing are many and they comprise both large and small organizations. एहसान के लिए विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देना लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि रिश्वत के उदाहरण कई हैं और इनमें बड़े और छोटे संगठन दोनों शामिल हैं। गिफ्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, उपहार और मनोरंजन। गिफ्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में बी कॉज टू यूज्ड टू प्राइज and inspire certain behavior from workers. This can outcome and conflict of interest. Entertainment isn't likely to be ethically wrong. It allows to be used according to ethical standard. तो मनोरंजन का उपयोग श्रमिकों से कुछ व्यवहार को पुरस्कृत करने और प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है। इससे हितों का टकराव हो सकता है। नैतिक मानकों के अनुसार उपयोग किए जाने की अनुमति देने पर मनोरंजन नैतिक रूप से गलत होने की संभावना नहीं है। द रिजल्टिंग कंसिडरेशन में भी कंसीडर्ड व्हाइल जजिंग द एथिकल ऑफ गिफ्टिंग। क्या गया है आपका? द प्राइस ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ ह्यूज प्राइस आर मोर लाइकली अ ब्राइब। एक है पहली उपहार की कीमत। बड़ी कीमतों के उपहार में एक अधिक रिश्वत की संभावना होती है। द पर्पज ऑफ द गिफ्ट, उपहार का उद्देश्य। गिफ्ट कैन बी यूज्ड टू बी एनकरेज फॉर एडवर्टाइजिंग और एज ए ब्राइब। उपहार का उपयोग विज्ञापन के लिए या रिश्वत के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है। द सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियाँ। अ गिफ्ट गिवन at a special occasion is different than a gift on non-special occasion and a gift given openly is more ethical. एक विशेष अवसर पर दिए गए उपहार गैर विशेष अवसर पर एक उपहार की तुलना में अलग है और एक
उपहार खुले तौर पर दिए गए अधिक नैतिक है। द पोजिशन ऑफ द पर्सन रिसीविंग द गिफ्ट। A person is a position to reciprocate is more likely to be taking a bribe। का व्यक्ति प्राप्त उपहार एक व्यक्ति में एक स्थिति के लिए विनिमय है, अधिक रिश्वत लेने की संभावना है। एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस स्वीकृत आचरण। गिफ्ट्स एज टिप्स और ए वेटर और वेटरेस इज नॉन बट अस टू ए CEO इट इज़ क्लियरली अनएथिकल। उपहार के रूप में युक्तियों के लिए एक वेटर या वेट्रेस के लिए आदर्श है, लेकिन CEO के लिए यह अनैतिक है। कंपनीज पॉलिसी। सम कंपनीज में हैव स्ट्रिक्टर रूल्स अबाउट गिफ्ट्स देन अदर्स। कंपनी की नीति। कुछ कंपनियों के पास दूसरों की तुलना में उपहारों के बारे में सख्त नियम हो सकते हैं। द लॉ। कानून क्या कहता है? गिफ्ट्स अगेंस्ट द लॉ आर यूजुअली अनएक्सेप्टेबल। कानून के खिलाफ उपहार आमतौर पर अस्वीकार्य है। ऑब्लिगेशन टू थर्ड पार्टीज। तृतीय पक्षों को दायित्व। अ पर्सन इज एथिकली ग्रेटफुल टू लेट अदर्स नो अबाउट अनसेफ एंड मिसलीडिंग बिजनेस practice, though employees should match and judge the significance of their job duties and personal interest with the importance of the interest of the others. It can be ethically probable to let the third party know about wicked and illegal business practices even when it is not a moral obligation to do so. एक व्यक्ति नैतिक रूप से आभारी है कि वह दूसरों को असुरक्षित और भ्रामक व्यावसायिक अभ्यास के बारे में बताए। हालांकि कर्मचारियों को दूसरे के हितों के महत्व के साथ अपने नौकरी कर्तव्यों और व्यक्तिगत हितों के महत्व का मिलान और न्याय करना चाहिए। यह नैतिक रूप से बेहतर हो सकता है कि तीसरे पक्ष को दुष्ट और अवैध व्यावसायिक प्रथाओं के बारे में बताए, भले ही ऐसा करना एक नैतिक दायित्व नहीं है। विसल ब्लोइंग। ध्यानाकर्षण। विसल ब्लोइंग इज द एक्ट ऑफ going public with meaningfully immoral or illegal act of an organization one in part of nevertheless someone is not a whistleblower for discussing the awkward or rude behavior with public and a whistleblower doesn't need to involve in sabotage or violence। सार्वजनिक रूप से अनैतिक या किसी संगठन के गैरकानूनी कृत्यों के साथ सार्वजनिक रूप से जाने का कार्य है, फिर भी किसी को जनता के साथ अजीब या अशिष्ट व्यवहार पर चर्चा करने के लिए एक विसल ब्लोअर नहीं है, और एक विसल ब्लोअर को तोड़फोड़ या हिंसा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। द रीजनिंग गिवन टू जज अ विसल ब्लोइंग एक्टिविटी में इंक्लूड क्या क्या है? द रीजन मस्ट बी ethical, the worker must act in contradiction of the organization that commitment a significant immoral or illegal act। कारण नैतिक होना चाहिए, कार्यकर्ता को उस संगठन के विरोधाभास में कार्य करना चाहिए जिससे एक महत्वपूर्ण अनैतिक या अवैध कार्य किया हो। The whistleblower should look for less harmful ways to resolve the issue first। Employees should tell the management and executive for wrongdoing before making the information public। पहले मुद्दे को हल करने के लिए विस्लब्लोअर को कम हानिकारक तरीकों की तलाश करनी चाहिए। सूचना को सार्वजनिक करने से पहले कर्मचारियों को गलत काम करने वाले प्रबंधन और अधिकारियों को बताना चाहिए। The whistleblower should have enough evidence it is unethical to accuse a company when there is possibility of company being innocent। पर्याप्त सबूत यह नैतिक है को दोष से कंपनी जब कंपनी के निर्दोष होने की संभावना हो, अर्थात विस्लब्लोअर के पास पर्याप्त एविडेंस होना चाहिए, और यह अनैतिक है कि कंपनी निर्दोष है फिर भी उसके साथ अनैतिकतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। द कंपनीज फॉल्ट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड सिग्निफिकेंट। द रॉन्ग डूइंग मस्ट हैव स्पेसिफिक एंड सिग्निफिकेंट रीजंस। कंपनी की गलत विशिष्ट और महत्वपूर्ण होनी चाहिए, गलत करने के विशिष्ट और महत्वपूर्ण कारण होने चाहिए। सेल्फ इंटरेस्ट। आर द पीपल ऑब्लिगेट टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स बाय मेकिंग मिसकंडक्ट नॉन टू
management or by alerting the people by making significant immoral act committed by companies publicly। क्या क्या लोगों को प्रबंधन द्वारा, ज्ञात कदाचारों द्वारा या दूसरों द्वारा सार्वजनिक रूप से कंपनियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनैतिक कार्य करके लोगों को सचेत करने के लिए दूसरों के हितों को बचाने के लिए बाध्य किया जाता है। It is always preferable to think rationally and impartially regarding morality. It is important to think about the life and ask following questions। नैतिकता के बारे में तर्कसंगत और निष्पक्ष रूप से सोचना हमेशा बेहतर है। यह जरूरी है कि हमारे जीवन के बारे में सोचें। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आपके? आर बी फॉलोइंग अथॉरिटी ब्लाइंडली, क्या हम अधिकारियों का आंख बंद करके अनुसरण कर रहे हैं? आर बी सफरिंग फ्रॉम ए मॉरल टनल विजन, क्या हम एक नैतिक सुरंग दृष्टि से पीड़ित हैं? आर बी mindlessly doing what is asking from us without considering the impact on outside parties, क्या हम बाहर के दलों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बिना सोचे समझे वही कर रहे हैं जो हमसे पूछा जाता है? आर बी कंसिडरिंग अबाउट आवर पॉसिबल रोल्स एज accomplices in the immoral activities, क्या हम अनैतिक गतिविधियों में सहयोगी के रूप में अपनी संभावित भूमिकाओं के बारे में विचार कर रहे हैं? आर बी हैविंग अ प्रॉपर व्यू ऑफ इंटरेस्ट अगेंस्ट द दोज ऑफ अदर्स, क्या हम दूसरों के प्रति अपने दायित्वों के बारे में उचित दृष्टिकोण रखते हैं? इज देयर एनी सब्सटेंशियल एविडेंस फॉर एक्टिंग अगेंस्ट द नॉर्म्स, क्या मानदंडों के विरुद्ध कार्य करने के लिए कोई ठोस सबूत है? Ethics frequently wants us to reflect the interest of everyone who can be affected by our decision and also about the situation we are in. We can have serious social and personal duties and depend on all these important and unique factors। नैतिकता अक्सर चाहती है कि हम उन सभी के हितों को प्रतिबिंबित करें जो हमारे निर्णयों से प्रभावित हो सकते हैं और उन परिस्थितियों के बारे में भी है जो हम गंभीर सामाजिक और व्यक्तिगत कर्तव्यों में हो सकते हैं और इन सभी महत्वपूर्ण और अद्वितीय कारकों पर निर्भर करता है। वर्क एथिक्स एंड वर्क प्लेस, कार्य नीति और कार्यस्थल। वी फ्रिक्वेंटली टॉक अबाउट द वर्क मोरल्स एंड वर्कर support towards the success of an organization. It is significant to understand what we mean by these problems, why some administration have better work culture than others। हम अक्सर एक संगठन की सफलता के लिए काम नैतिकता और कार्यकर्ता समर्थन के बारे में बात करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इन समस्याओं से हमारा क्या मतलब है। कुछ प्रशासनों में दूसरों की तुलना में बेहतर कार्य संस्कृति क्यों है? Do modern administration need to reflect something specific to revive their work culture? To learn all this, we must look at the problem of work ethic and then try to apply it in the culture of an organization। क्या आधुनिक प्रशासन को अपनी कार्य संस्कृतियों को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ विशिष्ट को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है? यह सब सीखने के लिए हमें कार्य नीति की समस्याओं को देखना चाहिए और फिर इसे संगठन की संस्कृति में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। व्हाट इज वर्क इथिक? वर्क इथिक क्या है? नीति क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ वर्क इथिक इज यूनिवर्सल बट इट हैज कम to the focus meanwhile the turn of the millennium as scandals come up that have sunk the entire investigation such as those related with Enron and WorldCom। Ethics has now become a required subject in many professional courses. Still, people find it perplexing to face the challenges दे कॉल वर्क इथिक। वर्क इथिक की समस्या सार्वभौमिक है लेकिन यह इस बीच सहस्त्राब्दी के मोड़ पर आ गया है क्योंकि घोटालों की वजह से पूरे प्रशासन में डूब गए हैं। जैसे एनरॉन और वर्ल्डकॉम से संबंधित कई पेशेवर पाठ्यक्रमों में नैतिकता अब एक आवश्यक विषय बन गया है, फिर भी लोग इसे उन चुनौतियों का सामना करने में हैरान करते हैं जिन्हें वे वर्क इथिक कहते हैं। Max Weber first invented the term work ethic in 1904। He said that it did not matter whether you were a woodcutter or a farmer, you could still find solace if you did your duty perfectly। There are
genuine virtues such as hard work, frugality, honesty, perseverance, and integrity that form the core of work ethic. All the values of included in the set of work ethic require us to have a degree of self-sacrifice or dedicating ourselves to the task. मैक्स वेबर ने पहली बार 1904 में शब्द नैतिकता का आविष्कार किया था। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक लकड़हारा या किसान थे या नहीं, आप अभी भी सांत्वना पा सकते हैं यदि आपने अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाया। कड़ी मेहनत, मितव्ययिता, ईमानदारी, दृढ़ता और अखंडता जैसे वास्तविक गुण हैं जो काम की नैतिकता का मूल्य हैं। वर्क एथिक के सेट में शामिल सभी मूल्यों के लिए हमें आत्म बलिदान या कार्य के लिए खुद को समर्पित करने की आवश्यकता होती है। समथिंग बिगर देन द सेल्फ, सेल्फ से कुछ बड़ा, स्वयं से कुछ बड़ा। When an association wants to talk about the matter and about the work ethic, they will first need to ask how the structured culture is contributing. So, people will only offer their best when they bestow them to a cause which they believe in. They must see somewhat which is bigger than they are. जब कोई संघ कार्य नीति के आसपास के मामलों के बारे में बात करना चाहता है तो उन्हें पहले यह पूछना होगा कि संरचनात्मक संस्कृति कैसे योगदान दे रही है। लोग केवल तभी अपना सर्वश्रेष्ठ पेश करेंगे जब वे उन्हें ऐसे कारण से रूबरू कराएंगे जिस पर वे विश्वास करते हैं। उन्हें कुछ हद तक देखना चाहिए जो कि उनकी तुलना में बड़ा है। Administrations will need to comprehend this unspoken need to employees for something bigger if they really want to see people come to work and give their best unconditionally. Therefore, administrations need to define their vision, mission and strategies which motivate the people. It is known as the benevolent instinct of the organization. प्रशासकों को कुछ बड़ी चीज़ों के लिए कर्मचारियों की एक अनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को समझने की आवश्यकता होगी यदि वे वास्तव में लोगों को काम पर आते देखना चाहते हैं और बिना शर्त अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं। इसलिए प्रशासन को उनकी दृष्टि, मिशन और रणनीतियों को परिभाषित करने की आवश्यकता है जो लोगों को प्रेरित करते हैं। इसे संगठन के परोपकारी इरादों के रूप में जाना जाता है। People who are interested often find desire to work their corporate. These people come to work with the intent to let their organization achieve its goal, to support their peers and the organization for success, they empower their juniors and to grow them. लोग जो रुचि रखते हैं अक्सर अपने निगमों के लिए काम करने की इच्छा पाते हैं। ये लोग अपने संगठन को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने, अपने साथियों और सफलता के लिए संगठन का समर्थन करने, अपने कनिष्ठों को सशक्त बनाने और उन्हें विकसित करने के इरादे से काम करते हैं। When workers feel that they are working for a better purpose, they will mechanically seek to exploit their own contribution. They feel the importance of their contribution to the organization. They will not feel that they are just working for the sake of compensation and it a big achievement for an organization. जब श्रमिकों को लगता है कि वे एक बेहतर उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं तो वे यंत्रवत अपने स्वयं के योगदान का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वे संगठन में अपने योगदान के महत्व को महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगेगा कि वे सिर्फ मुआवजे के लिए काम कर रहे हैं और यह संगठन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कंडक्टिंग पर्सनल बिजनेस ड्यूरिंग ऑफिस टाइम, कार्यालय समय के दौरान व्यक्तिगत व्यवसाय का संचालन करना। Workers frequently spend most of their weekend hours on the office job. Occasionally, they often may be attracted to do personal business during office hours. Such performs can include setting up doctor's appointment using company phones, making tour package, booking using their employer's computer, or occasionally arranging calls for a side freelance business during office time. कार्यालय की नौकरी
पर अक्सर श्रमिक अपने कार्य दिवस के अधिकांश घंटे बिताते हैं। कभी कभी वे अक्सर कार्यालय समय के दौरान व्यक्तिगत व्यवसाय करने के लिए आकर्षित हो सकते हैं। इस तरह की कंपनी में के फ़ोन का उपयोग करके डॉक्टर की नियुक्तियों को स्थापित करना, अपने नियोक्ताओं के कंप्यूटर का उपयोग करके टूर पैकेज बुकिंग करना, या कभी कभी कार्यालय समय के दौरान साइड फ्रीलांस व्यवसाय के लिए कॉल की व्यवस्था करना शामिल हो सकता है। द कमिंग अप एथिकल प्रॉब्लम इज क्वाइट क्लियर। द एम्प्लॉयज आर ill treating their employer to conduct on business on company time. Though what is you if you know that your children are ill? It is that fine for you got for a doctor selecting you using company lines. The most common rule for thumb is so check with the HR manager or managers to get an idea what counts as an offense according to the company policy. आने वाली नैतिक समस्या काफ़ी स्पष्ट है। कर्मचारी अपने नियोक्ता को कंपनी के समय पर अपना व्यवसाय संचालित करने के लिए बुरा व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि क्या होगा यदि आप जानते हैं कि आपके बच्चे बीमार हैं? क्या कंपनी लाइनों का उपयोग करके डॉक्टर के चयन के लिए जाना आपके लिए ठीक है? सबसे सामान्य नियम है। इसलिए एचआर प्रबंधकों या प्रबंधकों के साथ यह जांचने के लिए कंपनी की नीतियों के अनुसार अपराध के रूप में क्या गिना जाता है। टेकिंग क्रेडिट फॉर अदर्स वर्क। वर्कर्स ऑफन हैव टू वर्क इन टीम टू मेक अप मार्केटिंग ऑपरेशंस और डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स फॉर सेल और फाइन ट्यून क्रिएटिंग सर्विसेज, येट एवरीबडी इन अ ग्रुप डू नॉट डोनेट इक्वली टू द final product. If two members of 3-person team did all the work, will this mean that these two people need to demand to receive proper credit while pointing out that the particular member did not do anything? दूसरों के कार्य का श्रेय लेना। श्रमिकों को अक्सर विपणन कार्यों को करने के लिए टीमों में कार्य करना पड़ता है, या बिक्री या फाइन संरचनात्मक सेवाओं के लिए नए उत्पादों को विकसित करना पड़ता है। फिर भी एक समूह में हर कोई अंतिम उत्पाद के लिए समान रूप से दान नहीं करता है। यदि 3 व्यक्ति टीम के 2 सदस्यों ने सभी काम किए हैं, तो इसका मतलब होगा कि इन दोनों लोगों को इंगित करने के लिए उचित ऋण प्राप्त करने की आवश्यकता है, और विशेष सदस्य ने कुछ भी नहीं किया। दिस इज अ प्रिसाइज simple yet a sharp question. Singling out to co-working in a negative light could stimulate dislike. A parallel thing could happen if all employees receive equal share of honor even when only a select few did the real work. यह एक सटीक, सरल लेकिन अभी तक एक तेज सवाल है। एक नकारात्मक रोशनी में सहकर्मियों को बाहर करना नापसंदगी को उत्तेजित कर सकता है। एक समानांतर बात तब हो सकती है जब सभी कर्मचारियों को सम्मान का समान हिस्सा मिलता है, तब भी जब चुनिंदा लोगों ने असली काम किया हो। द बेस्ट वे टू डिसाइड दिस काइंड ऑफ इशू इज नॉट टू लेट इट अकर्स इन द फर्स्ट प्लेस. Team follows should ensure that all members of a team perform some task to help complete a project. इस तरह के मुद्दों को तय करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे पहले स्थान पर न होने दें। टीम के साथियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टीम के सभी सदस्य किसी परियोजना को पूरा करने में मदद के लिए कुछ कार्य करते हैं। Harassing behavior, उत्पीड़न करने वाला व्यवहार। Employees often do not appreciate what they must do if they see one of their co-workers irritating another, either spiritually, sexually or physically. कर्मचारी अक्सर सराहना नहीं करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए अगर वे अपने एक सहकर्मी को दूसरे को या तो आध्यात्मिक, यौन या शारीरिक रूप से परेशान करते हुए देखते हैं। Employees have to concern for their jobs while trying to report a superior for harassment. They may fear that they might be called a troublemaker if they report to inappropriate behavior. The best way rests with the staff members who usually develop the company's employee handbook. It is their job to tell workers that they will not personalize for reporting the harassing behavior or inappropriate actions.
उत्पीड़न के लिए एक बेहतर रिपोर्ट करने की कोशिश करते हुए कर्मचारियों को अपनी नौकरी के लिए चिंतित होना पड़ता है। यदि वे अनुचित व्यवहार की रिपोर्ट करते हैं तो उन्हें डर हो सकता है कि उन्हें संकट मोचक करार दिया जा सकता है। सबसे अच्छा तरीका उन स्टाफ सदस्यों के साथ है जो आमतौर पर कंपनी की कर्मचारी पुस्तिका विकसित करते हैं। कर्मचारी श्रमिकों को यह बताना उनका काम है कि उन्हें परेशान करने वाले व्यवहार या अनुचित कार्यों की रिपोर्ट करने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने इथिक्स का आधा पार्ट कवर कर लिया है। इसके बाद का आधा भाग हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।